तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 इतिहास मॉडल सीट नंबर 3 की। देखिए, जो टर्म 2 के लिए जो भी मॉडल पेपर आया था, इस तरह से 1 और 2 का कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा मॉडल पेपर है, तो इसका जो भी आंसर रहेगा हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। सामान्य निर्देश तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, यानी कि जब से मॉडल पेपर आया तब से वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो सामान्य निर्देश की हम लोग बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। तो चलिए, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर मैं बता रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रह गया। अब देख लेते हैं आंसर की। देखिए, तो आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी सन 1923 में। ठीक है, 1923 में कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और किसने किया था, देखिए मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इन्होंने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। जो पूना पैक्ट हुआ था ना, कब हुआ था, तो सन 1932 में हुआ था। तो सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं आपका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रांति जो हुई थी, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, वो पूछा जा रहा। देखिए, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी और कमल का फूल था। क्या होता कि गांव गांव में क्या कि रोटी ले जाता था संदेश के रूप में। उस समय तो व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह होता नहीं था कि सूचना एक स्थान से दूसरा स्थान जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार चिन्ह था, जैसे कि रोटी हो गया, कमल का फूल हो गया, कि कोई व्यक्ति जाता दूसरे गाँव, 5 रोटी लेके गया, उसको दे दिया, उसको भी बोल दिया कि तुम भी रोटी बना के तुम अगले गांव में दे देना सूचना। इस प्रकार करके कुछ चिन्ह हुआ था, कहते थे। तो रोटी हुआ था और कमल का फूल। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे, वो थे विनोबा भावे जी। ठीक है, तो देखिए विनोबा भावे जी हुए। अब बात कर लेते छठा प्रश्न की। आपका छठा प्रश्न पूछा जा रहा है अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कब किया गया। देखिए, आपका 1 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो मतलब सेट 1 में भी टर्म 1 के भी क्वेश्चन में आया था कि जजिया कर समाप्त किसने किया था। ठीक है, तो जो जजिया कर समाप्त किया था वो क्या था, अकबर ने। एक तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और दूसरा बनता कि कब किया था, वो क्या था 1964 में। लेकिन फिर से वापस में जजिया कर को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो अकबर तो समाप्त कर दिए थे। अकबर कब किया था, 1964 में जजिया कर समाप्त। क्लियर। अब देख लेते 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा है, इसकी जो प्रारूप समिति थे, तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के जो प्रारूप समिति होते हैं इनके अध्यक्ष थे। 1 से 7 तक का प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न की। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं और इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो आपका 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 कट्ठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। 3 कट्ठिया पद्धति है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं आंसर में। देखिए क्या है कि 3 कट्ठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले की रियतों यानी कि जो किसान हुआ करते, ठीक है, किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। ठीक है, खेती का अन्य 2 तरीका एक तो कुरतोली था और एक कुस्की कहलाता था। 3 कट्ठिया खेती में प्रति बीघा, ठीक है, 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। देखिए 3 कट्ठिया पर जो एक पद्धति था, इसमें क्या था, जो मालिक हुआ करता था, ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, मालिकों से बिहार जो चंपारण है ना, जो बिहार का अंदर चंपारण है, उस जिले में क्या रहे तो किसानों पर नील के खेती के लिए जबरन मतलब ज़बरदस्ती क्या करता था कि नील की खेती कराना है। ठीक है, इस प्रकार से खेती करवाया जाता था। ये है 3 कट्ठिया वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 9वां प्रश्न की। तो आपका 9वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कम्युनल अवार्ड क्या है। तो देख लेते हैं कम्युनल अवार्ड क्या है। तो देखिए क्या है कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व का
अधिकार देने का प्रयास किया गया था, जो कैमिल है। तो इस अवार्ड द्वारा दलित जो हुआ करते थे या तो फिर कोई अल्पसंख्यक हुआ करते हैं, इसका जो प्रतिनिधित्व है, इसका एक मतलब अधिकार देने का प्रयास किया गया था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रयासों का नतीजा था, जिसका विरोध हिंदुओं ने किया और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार कर सकते थे, ठीक है, पर दलितों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो उन्होंने अपना खानदानी गुलाम समझते थे। और इस मानसिकता से आज भी कई हिंदू उभर नहीं पा रहे हैं। एक मेन कारण है। देखिए क्या है कि इस प्रकार जो ये जो दल है, कम्युनिटी जो अवार्ड है, इसमें क्या है कि जो दलित हैं, जो मतलब गरीब हैं, बहुत ही छुआछूत जो भाव जो होते हैं ना, दलित हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, इसका प्रतिनिधित्व देने की बात की थी। और इसका जो लोग सहायता जो कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस प्रकार से बहुत जगह में अभी भी होता है कि छुआछूत का सिस्टम अभी भी है, तो बहुत सारा आदमी को इसको जो मान्यता है वो देना नहीं चाहते थे। और ये क्या सोचते हैं कि ये तो खानदानी चल रहा है कि तुम नीचे हो तो नीचे तख्ते का हो तो तुम ही काम करोगे, ये सब काम। इस प्रकार से कुछ भेदभाव थे। तो यहाँ क्लियर हो था हमारा 9वां प्रश्न। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो देखिए आपको 10वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के ओटोमन तुर्की के भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता, ठीक है, जो खलीफा हुआ करते थे, तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। अब खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान ने इसका विरोध किया। जब बोला कि अब खलीफा का पद समाप्त कर दिया, तो दुनिया भर का जो जितना भी मुसलमान उन्होंने इसका विरोध किया। भारत में खलीफा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अब भारत में भी खलीफा को बनाए रखने के लिए अली बंधुओं ने, ठीक है, अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया। अब कब गठन किया था? तो 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ये जो खिलाफत आंदोलन किया था आपका देखकर 19 अक्टूबर 1920 में, ठीक है, अली बंधुओं ने भारत में किया था। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। होता है क्या कि गांधी जी ने इसे हिंदू मुसलमान को एक मंच लाने का अवसर समझा था। तो गांधी जी क्या सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम का जो एक अवसर है अच्छा, कि इसमें दोनों साथ आ जाएं, ठीक है। तथा 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन सहयोग करने में घोषणा की। इस तरह से आपका प्रश्न का उत्तर रह जाता है। अब देख लेते हैं आपका 11वां प्रश्न, ठीक है। आप इस प्रकार से वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। जो रॉलेट एक्ट है वो क्या है, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। देख लेते हैं क्या है। देखिए जो रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ये ऐसा कानून था जिससे कि भारत में बहुत सारा आज़ादी के लेकर बहुत भाव जग गया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, या तो फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन चल रहा था। तो उसको हटाने के लिए, उसको दबाने के लिए अंग्रेज लोग एक कानून लाए, इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, ठीक है। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली, ठीक है, जो इसका अध्यक्षता पे आया था, किसका? सर सिडनी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सर सिडनी रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। इसके अनुसार संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर दंडित किया जा सकता था। क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति पर अगर शक हो कि वो मतलब आंदोलन में शामिल या तो फिर वो ये है, तो उसको शक के आधार पर भी वो दंडित कर सकता है, ठीक है। अगर शक हो जाए तब भी, ठीक है, ये ऐसा कानून था कि अगर आप पर सब शक भी हो जाए ना तो आपको उठा लेगा। इसके लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिससे फैसले के विरुद्ध अपील नहीं होती थी। अगर आप कुछ अपील भी करते हैं कि नहीं हाँ मैंने गलती नहीं किया, तो तब भी आप पर कुछ सुनवाई नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो कानून था, भारतीयों की इसी तीखी प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। इसका घोर विरोध किया, इसके अधिनियम के विरोध फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और क्या हुआ, जब इसी का विरोध करते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो बस जो रॉलेट एक्ट है ना, इसी का जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे,
कुछ अधिकार, मतलब सारे वहाँ पे। तो इसी के लिए हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट से ही। तो रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और इसमें अगर आपको शक भी हो तो आपको दंडित किया जाएगा और ना कोई सुनवाई होगी। तो बस इसी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सब इकट्ठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जनरल डायर में आके क्या करवा दिया, अंधाधुंध गोलियाँ चला दी। पूरी घटना तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो इस प्रकार से आपका क्लियर होता है 11वां प्रश्न। अब देख लेते हैं आपका 12वां प्रश्न क्या है। देख लेते हैं कि आपका 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं इसका भी आंसर क्या होने वाला है। तो अब देख सकते हैं आंसर क्या है कि देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत से बड़ी मात्रा में धन निष्कासन हुआ। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक जो नीति थी इसके परिणाम स्वरूप क्या था, भारत से बड़ा निष्कासन हुआ। यह धन विभिन्न रूपों से इंग्लैंड ले जाया जाता है। ठीक है, यह जो धन है विभिन्न रूपों से इंग्लैंड ले जाया गया। बंगाल में कंपनी शासन के स्थापना के पहले इंग्लैंड का पर्याप्त धन व्यापार के माध्यम से भारत आता, परंतु क्या हुआ कि 1757 ईस्वी के बाद भारत की कुछ भी मिला नहीं। इसी को धन निष्कासन कहा जाता है। ठीक है, अब भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं आपका क्या 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देख लेते हैं फटाक से। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेबल प्लान क्या था। जो वेबल प्लान है ये क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1943 में लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय बने, और 1945 में ब्रिटेन चुनाव से पूर्व चर्चिल से अनुशंसा के बाद संवैधानिक समस्या के निवारण हेतु वेबल ने योजना बनाई। क्या हुआ कि 1943 में लॉर्ड वेबल वायसराय बने, और 1945 में यानी कि 2 साल बाद ब्रिटेन चुनाव से पूर्व, यानी कि ब्रिटेन में चुनाव होना सबसे पहले जो चर्चिल थे ना, चर्चिल अनुशंसा के बाद संवैधानिक समस्या के निवारण हेतु जो भी समस्या थी संवैधानिक, इसके निवारण हेतु जो वेबल है एक योजना बनाई। तो ये योजना है तो 14 जुलाई 1945 की वेबल योजना प्रस्तुत की गई। ये जो योजना है आपको 14 जुलाई 1945 को ये प्रस्तुत किया गया। क्या हुआ कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल होंगे। क्या बताया कि इसमें क्या होगा कि जो भी काम हो गए तो इसमें सभी लोग को शामिल होंगे जितने भी हैं। ठीक है, वे एवं सेनापति के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों के होंगे। ठीक है, और क्या हुआ साथ साथ हिंदू मुसलमान सहित अन्य समुदाय के प्रतिनिधित्व होंगे, यानी कि इसमें सभी होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सब इसमें शामिल होंगे, इसमें बताया गया। ठीक है, इस प्रकार से रह गया आपका 13वां प्रश्न का उत्तर। अब आपका 14वां प्रश्न देख लेते हैं फटाक से क्या है। देखिए 14वां प्रश्न पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है, जिसने सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना की थी, तो आज़ाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। तो आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिख देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। ठीक है, रास बिहारी जो बोस थे इन्होंने टोक्यो में किया था। आज़ाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत सहयोग किया था। ठीक है, जब ये जो बन रहा था तो इसमें जो जापान ने बहुत हम लोग का सहयोग किया था। ठीक है, इस फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल थे। ठीक है, इसमें एक महिला यूनिट भी थी। ठीक है, और इसके कैप्टन लक्ष्मी स्वामी नायक। और देख लेते हैं और क्या हुआ कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा भूमिका रहा है सुभाष चंद्र बोस की। तो उन्होंने सिंगापुर में क्या हुआ, जो टाउन हॉल था इसमें एक सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस की जो सेना था, ठीक है, सेनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली चलो का नारा दिया। और क्या हुआ, सुभाष जो अनुयायी थे उन्होंने किस चीज़ का नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रकार से रह गया आपका 14वां प्रश्न का उत्तर। अब देख लेते हैं आपका 15वां प्रश्न। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर टोक्यो में आपका स्थापना किया गया था, जापान में किया गया था, महिला यूनिट भी था। ठीक है, 85,000 सैनिक भी शामिल थे। इस प्रकार से आपका आज़ाद हिंद फौज के बारे में पता चल गया। अब 15वां प्रश्न देख लेते हैं आपका। तो देख लेते हैं 15वां प्रश्न क्या है और इसका उत्तर भी देख लेते हैं।
तो आपको 15 प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति की असफलता का कारण बताएं। अब जो 1857 में क्रांति हुआ था तो असफल क्यों हो गया भैया, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो देखते हैं क्या रीज़न है जिसके कारण से यह जो इतना अच्छा जो क्रांति चल रहा तो सफल क्यों नहीं हुआ। तो देखिए उत्तर क्या है कि यह आंदोलन निर्धारित समय से पहले शुरू कर दिया गया था। इसका एक रीज़न ये था असफल होने का कि ये जो आंदोलन हुआ था समय से पहले शुरू कर दिया गया था। एक पॉइंट तो यहाँ से हो जाता है। दूसरा कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे किंतु हमारे पास देसी हथियार थे। एक पहला बात ये होता है, देखिए जो अंग्रेज थे उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के बम वगैरह मतलब था, हथियार था, लेकिन हमारे पास क्या था, तीर कमान वगैरह, मतलब जो हमारे पास थे। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया कि उसके पास बहुत अच्छा अच्छा हथियार है, हमारे पास तो नहीं है वो सब, एक वहाँ से हो जाता। दूसरा क्या होता है कि अंग्रेजों की सैनिक शक्ति अधिक थी। ठीक है, वहाँ का जो उसका जो सैनिक शक्ति था, उन लोगों का जो सैनिक संगठन था बहुत ही अच्छा था, हाँ हम लोग के मुताबिक। ठीक है, भारत के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया। एक बात तो यहाँ से आपका सामने आता है कि जो अधिकांश राजा लोग थे अंग्रेजों का साथ देता था। ठीक है, वो एक निकल गया, ये भी एक कारण होता है सफल होने का। ठीक है, इस आंदोलन में भाग नहीं लिया और क्या हुआ कि दूसरे दूसरे राजा जो थे अंग्रेजों का सपोर्ट में था और यहाँ हम लोग का जो हिंदू भाई थे उन लोग का सपोर्ट में नहीं था। ये कारण यहाँ ये भी निकलता है यहाँ से असफल होने का। ये देखिएगा भारतीय रियासत जैसे पटियाला हो गया, इलाहाबाद हो गया, इसके द्वारा अंग्रेजों का साथ देने था। ठीक है, वो लोग दिया अंग्रेजों का। आगे देख लेते क्या है कि अच्छे साधन एवं धन अभाव के कारण भी, ये भी होता है कि अच्छे साधन यानी कि उसके पास अच्छा अच्छा साधन था। ठीक है, और उनके पास क्या था, धन भी था, उसीलिए वो लोग सफल हो पाए। हमें अभाव हम लोग को क्या हुआ कि धन का अभाव, तो थोड़ा पैसा वैसा का प्रॉब्लम तो होता ही है। अगर आपके पास पैसा की कमी है, अगर साधन नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो थोड़े समय से तो हो गई होगी। तो इस प्रकार से उसको असफल रहने का एक कारण ये भी रहा। ठीक है, अब आगे देख लेते क्या है। भाग लेने वाले मध्य एकता। ठीक है, जो भाग ले लेते हैं इसके मध्य क्या होता है, एकता का अभाव था। ये भी एक पॉइंट है कि सबके मन में एकता का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन थे। ठीक है, जो शिक्षित वर्ग थे ये लोग थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे थे इसमें, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो लोग। आगे देख लेते हैं। सुनियोजित कार्यक्रम एवं संगठन का अभाव था। ठीक है, सुनियोजित यानी कि देखिए आपका जो जब कोई भी हम लोग आंदोलन चला रहे हैं तो जगह जगह पर क्या होना चाहिए कि आंदोलन के बारे में प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। ठीक है, एक कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं कि ऐसे है वैसे, थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं वो भी प्रचार प्रसार पे उतरे। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए था, तो इसका भी कुछ थोड़ा अभाव था। ठीक है, और कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह लड़े थे और कुछ कुछ नेता क्या था, अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह लड़ा था। ये भी एक कारण बन जाता है। देखिए बहादुर शाह जफर जो थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल नेतृत्व करते तो थे। ठीक है, वो तो नेतृत्व करते थे, लेकिन बात ये रह गई थी कि ठीक है आवश्यक से उन्होंने सेना नेतृत्व क्षमता कम थी। तो नेतृत्व करता तो अच्छे थे, लेकिन हमारे जो ये हो जाते हैं सेना वगैरह होता है, इसका थोड़ा क्षमता कमी थी। ये भी एक मेन रीज़न होता है असफल होने का। तो इस प्रकार से जो हमारा रहा ये कारण था, जो इस कारण से हमारा जो 1857 का जो क्रांति था वो असफल रहा, लेकिन बहुत ही क्रांति अच्छा था। ठीक है, अब देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न का 5-5 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग इस सब को छोड़िए मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आप देख लेते 16 प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि के व्यावसायीकरण पर प्रकाश डालें। तो देखिए इसका मैंने ये क्वेश्चन मिस है, तो आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइपिंग किए तो शायद इधर उधर हो गया होगा, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा अभी, तो इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, आगे देख लेते 17वां प्रश्न क्या है। देखिए 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इस पर आपको टिप्पणी लिखना, वर्णन करना है, जो भी आपको बोलेगा लिखना है उस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। तो देख लेते क्या है कि देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन में से एक था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। जिस प्रकार से बहुत तरह से आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलनों में से एक था अंग्रेजों के खिलाफ। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर स्टार्टिंग से बात की जा सकती है तो अप्रैल 1930 को हुई। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य क्या था उसको देख लेते हैं। उद्देश्य देखिए कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कानून, ठीक है, कुछ इस ऐसे प्रकार का गैर कानून था। ठीक है, समझ लेते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य
सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। क्योंकि ऐसे कार्य करके सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं नमक सत्याग्रह। ठीक है, क्या था कि नमक सत्याग्रह एक मतलब एक प्रकार नमक पर कर लगा दिया गया था। सरकार बोला कि अब अंग्रेज ही बेच सकते हैं, भारतीय नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, भारतीय बना भी नहीं सकते नमक। तो गांधी जी ने किया एक सामूहिक रूप से, ठीक है, अपने आश्रम से लेकर दांडी गए, मुट्ठी भर नमक बनाया और उस नमक कानून को तोड़ा। तो इसी प्रकार की और भी मतलब क्या इसी से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ से निकलता है कि क्या कि कुछ सामूहिक रूप से व्यक्ति इकट्ठा हुए, उसका भंग किया, इस प्रकार हुआ ना। तो बस और अंग्रेज को झुका दिया, यही बात बताया जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देख लेते हैं। क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगे और गांधी जी सहित उनके कांग्रेसी नेताओं और उसके समर्थकों को जेल में डाल दिया। क्या हुआ कि जो कांग्रेस है इसको देखते हुए सख्त कदम उठाया और गांधी जी के साथ साथ जो कांग्रेसी नेता थे उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुई। ठीक है, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह दिखाया कि भारत की जनता अब उसकी सत्ता को झुकाने और इसकी अवज्ञा के लिए कमर कस चुकी है, उस पर काबू पाना अब मुश्किल है। देखिए, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि जो भारतीय लोग हैं कि अब हम लोग पूरा एकदम रेडी हैं, आपसे अब डरेंगे नहीं, पूरा कमर कस के आए हैं, अंग्रेज तो गया बाबू। इस प्रकार से पूरा एकदम मन में भाव जगा के देश के प्रति बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे। तो चलिए, ये रहा आपका 17वां प्रश्न का उत्तर। अब देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या है। देखिए, आपका 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का क्या भूमिका रहा होगा इस आंदोलन में, उसका वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं 18 प्रश्न का उत्तर। देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेताओं में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी नेता थे। यानी कि जितने भी नेता रहे उसमें से सुभाष चंद्र बोस का एक अलग ही स्थान था। ठीक है, वे ICM की परीक्षा में सफल हुए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ICM की परीक्षा में सफल हुए, परंतु देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी और क्या किया, देश सेवा कार्य में कूद पड़े। उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा परीक्षा देने के बाद भी, पास होने के बाद भी क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी और देश की सेवा के लिए कूद पड़े। ठीक है, ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। देश बंधु चित्तरंजन दास के प्रभाव में आकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, और एक प्रभावशाली नेता बने। ठीक है, एक प्रभावशाली नेता बन गए। बोस ने स्वराज दल का गठन किया। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने क्या किया, स्वराज दल का गठन किया और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता और नेहरू रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस अब प्रसन्न थे। ठीक है, और इनका विरोध करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लीग बनाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट लीग बनाई। सन 1938 में नेता, ठीक है, जो सन 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, पर सहयोगियों की मतलब व्यवहार से तंग होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जो 1938 में इन्होंने कांग्रेस का जो नेता अध्यक्ष बना था, उसके बाद क्या किया, दूसरे के मतलब सहयोगी की व्यवहार से उन्होंने तंग आकर इस्तीफा दे दिया। और जय हिंद नारा की उत्पत्ति सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी ने ही दिया था। जो जय हिंद का नारा है वो नारा इन्होंने दिया। ठीक है, इनका अगर जन्म की बात की जा सकती है, देखिए कि इनका जो जन्म है 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, 1897 में हुआ था नेताजी का जन्म। देखिए, 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो एयरपोर्ट पर विमान क्रैश होने से उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद नेताजी को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मृत्यु के बाद भी नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार थे सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। ठीक है, ये रहता है क्लियर क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं आपका 19वां प्रश्न है। तो देखिए, आपका जो 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति का विवेचना करें।
उसका जो धार्मिक नीति था क्या था उसका वर्णन करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आज का अंतिम प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए क्या है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई 1562, ठीक है 1562 सिलसिले में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। अकबर ने क्या किया, युद्ध में जो बंदी थे उसको दास बनाने की जो प्रथा थी उस पर रोक लगाई। फिर 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया, ठीक है, तीर्थ कर पर बंद लगा दिया गया, ठीक है। दार्शनिक व धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सन 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किया, ठीक है। 1575 में इबादत खाना का निर्माण करता है, ठीक है, वो भी फतेहपुर सीकरी में ये हो जाता है। फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ से एक अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के ठीक है मध्य होने वाले अभोसनीय, ठीक है अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की, ठीक है। एक प्रश्न आपका 1 नंबर से पूछता है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1579 में, ठीक है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके द्वारा किसी भी विभाग पद अकबर की राही अंकित होगी। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्यमान से, ठीक है, विद्यमान उसे उनके धर्म की जानकारी ली। क्या किया अकबर ने अपने धर्म मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के भी ज्ञान लिया, बहुत सारे विद्यमानों से। जैसे अगर बात करें तो हिंदू धर्म का, ठीक है, तो हिंदू धर्म किससे लिया, पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की, ठीक है। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह माथे पर तिलक लगाने लगा और उसने क्या किया, उसने हिंदू धर्म के पुस्तकों का अनुवादन भी करवाया, ठीक। इसी प्रकार जैन धर्म की अगर बात की सकती है तो जैन धर्म की शिक्षा आचार्य शांतचंद एवं हीर विजय सूरी से लिया, ठीक है। जैन धर्म का जो शिक्षा उन्होंने लिया शांतचंद जो है शांतिचंद उनसे लिया और हीर विजय से ली। सिख अगर धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म से प्रभावित आकर क्या किया उन्होंने, तो सिख धर्म से प्रभावित होकर जो पंजाब में 1 साल का जो कर होता था, ठीक है, तो 1 वर्ष का पूरा कर ही उसने माफ़ कर दिया सिख धर्म से प्रभावित होकर। फिर उसी प्रकार फारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा से फारसी धर्म की जानकारी ली। देखिए इस प्रकार से जो अकबर थे वो विभिन्न प्रकार के धर्मों को जानने में रुचि रखते थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे शासक रहे थे और इसको प्रश्न भी पूछता कि अकबर को मतलब शासनकाल के बारे में प्रश्न आते रहता है अकबर से रिलेटेड, तो आप लोग उसको भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्लियर होता है सेट 3। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप टर्म 1 का अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं टर्म 1 का भी जल्द से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर आपको टर्म 1 स्टार्टिंग करना है, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही होने वाला है। तो ये जो अभी वीडियो बन रहा है टर्म 2 का जो भी मॉडल सेट आया उसको क्लियर कर दे रहे हैं हम लोग, और जल्द से प्रयास रहेगा जल्दी कर देंगे हम लोग, और टर्म 1 का भी जिस प्रकार से आपको चालू कर दिया जाए। तो बस आप लोग कमेंट कीजिए, जब से बोलेगा तब से मतलब क्लास स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से, ठीक है। यानी कि आपका मार्च को एग्जाम होने वाला है ना, तो मार्च से स्टार्टिंग कर देंगे 10 के बाद से टर्म 1 का भी। तो देखिए इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते, चलिए जय हिंद जय भारत।